मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि 2004 में सऊदी अरेबिया में ऑयल की तलाश की जा रही थी तो अचानक खुदाई करने वाले को जमीन के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। इस ढांचे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था जिसे देखकर वहां मौजूद इंसान खौफजदा हो गए। जब सऊदीया की गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन इस जगह को सील करवा दिया। लोग सोचने लगे कि इतने बड़े इंसान का ढांचा किसका है। सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि ये ढांचा कौम आद में से किसी का है और इस कौम का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया है। इस ढांचे के साइज को देखकर पता चलता है कि अल्लाह ने कौम आद को कितना बड़ा बनाया था। इसके अलावा दुनिया में कई ऐसे ढांचे मिले हैं जिनका साइज कौम आद से तो छोटा है लेकिन आम इंसानों से बहुत बड़ा है। आज हम उन्हीं ढांचों की बात करेंगे जिनको देखकर आप दंग रह जाओगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस तस्वीर को देखें। ये ढांचा मिला था ईस्ट चाइना के जियाओजिया विलेज की खुदाई के दौरान। इस ढांचे की लंबाई को जब मेजर किया गया तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए क्योंकि इसकी हाइट 1.9 मीटर थी। जब इसकी हड्डियों को टेस्ट किया गया तो पता चला ये ढांचा 5000 साल पुराना है। और इस जगह पर सिर्फ एक ही ऐसा ढांचा नहीं मिला बल्कि इस जगह पर 104 बड़े इंसानों के घर और 205 ग्रेव्स थी और यहाँ से मिलने वाले हर ढांचे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, यानी ये पूरी बस्ती बड़े कद वाले इंसानों की थी। इसके बाद बात करते हैं एलियन स्कल की। इस तस्वीर को देखें। इसमें दिखाई देने वाला स्कल मिला था पेरू से। इस खोपड़ी को देखकर साइंसदानों ने कहा कि इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि इसकी बॉडी का साइज 20 फीट के करीब हो सकता है। इस खोपड़ी को कई सालों तक स्टडी किया गया लेकिन साइंसदान इस बात को साबित नहीं कर पाए कि ये खोपड़ी किसी इंसान की है या किसी और मखलूक की, क्योंकि इस खोपड़ी का डीएनए किसी भी इंसान के साथ मैच नहीं किया। इसी वजह से इसके स्कल को एलियंस का स्कल कहा गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पुराने जमाने में किसी कबीले के लोग अपने सर को कपड़े से इतनी जोर से बांधते थे जिससे उनकी खोपड़ी पीछे को लंबी हो जाती। इंसानों के अलावा इंडिया में एक सांप का ढांचा मिला जिसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था। इस सांप का नाम था वेसुकी इंडिकस। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में एक केव है जिसका नाम लव लॉक केव है। इस केव को जब साइंसदान स्टडी कर रहे थे तो उन्हें यहाँ एक ऐसा स्कल मिला जिसे सीती के कहा जाता है। ये लाल बालों वाले ऐसे जॉइंट थे जो इंसानों को खाते थे। हैरान करने वाली बात ये है कि ये लोग जमीन के अंदर रहते थे क्योंकि यहाँ से ये स्कल मिला था वहाँ पर पूरा एक अंडरग्राउंड सिटी मौजूद था जो इस बात का सबूत है कि ये लोग जमीन के अंदर रहा करते थे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में एक पाँव का निशान मिला जिसका साइज 1.2 मीटर है। जिसका पाँव ही इतना बड़ा है, जरा सोचिए उसकी हाइट कितनी ज्यादा होगी। एक अंदाजे के मुताबिक जिसका ये पाँव था उसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन हकीकत में वो जानदार कितना बड़ा होगा इसके बारे में अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। बुल्गारिया में से एक ऐसा ढांचा मिला था जिसकी छाती पर लोहे की राड को ठोका गया था। जिन लोगों ने इस राड को इस ढांचे में ठोका था उनके मुताबिक ये इंसान एक वैम्पायर था और इस राड के ठोकने से ये नाउज़बिल्लाह दोबारा जिंदा नहीं होगा। इसको एंटी वैम्पायर रिचुअल कहा जाता था और इस जगह से टोटल 20 ढांचे मिले थे जिनका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था। इस तस्वीर को देखें। इसमें दिखाई देने वाला ढांचा एक औरत का है जो डेथ वैली में से मिला था। कुछ लोग एक सोने की केव में खुदाई कर रहे थे तब उनको ये ढांचा मिला जिसकी हाइट 12 फीट थी। 1912 और 1924 में इस जगह से बहुत से ढांचे मिले थे जिनका साइज आम इंसानों से बड़ा था। इसके बाद नवंबर 2017 में साइंसदानों की एक टीम ने थाईलैंड में मौजूद क्राबी की एक केव के अंदर खुदाई की तो उनको कुछ इंसानी हड्डियां नजर आईं। उन्होंने सोचा शायद यहाँ मजीद इंसानी हड्डियां हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने जब और ज्यादा खुदाई की तो उनको एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मिला और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस ढांचे की लंबाई 19 फीट से ज्यादा थी। इस ढांचे के साथ एक सांप का ढांचा भी मिला जिसके सर पर 2 सींग थे। साइंसदान के मुताबिक उस सांप ने इस आदमी को काटा होगा जिससे इसकी मौत हो गई। कुछ साइंसदान का कहना है कि हो सकता है ये सांप इस आदमी का गोश्त खाने आया हो और फिर ये खुद भी यहाँ मर गया हो। ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा हैरानकुन थी कि जब इसकी तस्वीर पब्लिश की गई तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इस स्केलेटन को अपनी तहवील में ले लिया। लेकिन सवाल ये आता है कि ये इतना बड़ा शख्स कौन था
और उसके गिर्द शाम क्यों लिपटा हुआ था, इसके बारे में अभी भी साइंसदानों को नहीं पता चल सका। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिस्कवरी की। 2014 में ऑस्ट्रेलिया में साइंसदान अलोरा नामी एरिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन के सबूत को फाइंड कर रहे थे तो अचानक एक आदमी को जमीन के अंदर इंसानी खोपड़ी नजर आई। मजीद खुदाई करके जब इस खोपड़ी को बाहर निकाला गया तो इसे देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि इस खोपड़ी का साइज आम इंसानी खोपड़ी से बहुत ज्यादा बड़ा था। जिसके बाद उन्होंने उस एरिया में मजीद खुदाई की और इसकी पूरी बॉडी को बाहर निकाल लिया। जब इसके साइज को मेजर किया गया तो पता चला कि इसका साइज 17 फीट से ज्यादा था। जब साइंसदानों ने इसकी एज जानने की कोशिश की तो वो दंग रह गए, क्योंकि उनके मुताबिक ये ढांचा 2,25,000 साल पुराना था, जिसके बारे में जानकर साइंसदानों के होश उड़ गए। आप इस स्केलेटन के बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं एंशिएंट डिस्कवरी की। आज से 2000 साल पहले चाइना में इस हथियार को बनाया गया। ये हथियार इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे आज AK-47 से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसे उतनी रफ्तार से फायर होता है जितनी रफ्तार से आज AK-47 से होता है। उस वक्त इस हथियार से किसी भी फौज को हराना बहुत ज्यादा आसान था। इसे चलाना भी बहुत ज्यादा आसान था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं टिक पाती। इस हथियार से 15 से 20 सेकंड्स में 7 से 10 फायर किए जा सकते थे। इसे जब मौजूदा राइफल के साथ कंपेयर किया गया तो उसने राइफल से पहले 5 बार फायर कर दिए। इस हथियार को आखिरी बार 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया और ये वाकई में कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद जिस एंशिएंट टेक्नोलॉजी की मैं बात करने लगा हूँ उसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। आपने एंशिएंट इजिप्शियन के बड़े बड़े पिरामिड्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट इजिप्शियन सफर कैसे करते थे? आपके माइंड में घोड़ा सवारी या एक बहुत बड़ी कश्ती का ख्याल आया होगा, लेकिन उस वक्त लोग एक बहुत बड़े बहरी जहाज का इस्तेमाल करते थे जिसका साइज मौजूदा एक क्राफ्ट कैरियर के बराबर होता था। इसे 3rd PC में बनाया गया था। इसे टेसरेकन कहा जाता था। ये बोट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एक वक्त में इस पर 7,500 लोग आसानी से सफर कर सकते थे, जबकि मौजूदा एयरक्राफ्ट पर सिर्फ 5,500 लोग सफर कर सकते हैं। ये बोट 130 मीटर बड़ी थी। देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसे 2 बोट्स को जोड़कर बनाया गया हो। मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूल या न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी से चलता है, लेकिन उस बोट को 4,000 लोग मिलकर चलाते थे। इसमें 400 सेलर्स और 850 सोल्जर्स हुआ करते थे। इस पर इतने लोग थे कि इसे एक छोटा टाउन भी कहा जाता था। ये वाकई में एंशिएंट इजिप्शियन की कमाल की टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद बात करते हैं 2021 में रशिया के एक बहुत ठंडे इलाके साइबेरिया में साइंसदान जमीन के नीचे 11 फीट की गहराई तक खुदाई कर रहे थे। तब उन्होंने एक छोटी सी मखलूक दरियाफ्त की। ये मखलूक थी तो छोटी, लेकिन इसकी उम्र 24,000 साल थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो मखलूक जमी हुई थी और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ी और उससे नमी मिली तो वो खुद ब खुद जिंदा हो गई। ये एक फीमेल थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि ये फीमेल बगैर मेल के जिंदा रह रही थी और मेल के बगैर ही अपने जैसा दूसरा बच्चा पैदा करने लगी। इस अमल को फीमेल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस मखलूक का साइज बहुत ज्यादा छोटा था। इसे सिर्फ और सिर्फ किसी खास टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसे पेट्लॉइड रोटीफर्स का नाम दिया गया। ये मखलूक पानी में रहती है, जैसे तालाब, बारिश का पानी, गीली मिट्टी या काई पर मौजूद नमी। इसका जिस्म नरम और लंबोतरा होता है। इसके सर पर 2 घूमते हुए पालनुमा पुर्जे होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये सिलिया इसे तैरने में मदद करते हैं और खाने को मुंह की तरफ लेकर आते हैं। ये जानदा रहता तो नमी में है, लेकिन फुल सूखे मौसम में भी जिंदा रहता है। जब पानी खुश्क हो जाता है तो ये अपना जिस्म सुखा लेता है, यानी एक खास नींद जैसी हालत में चला जाता है। और जब इसे नमी मिलती है तो ये फिर से अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब ये चीज बर्फ के अंदर से मिली तो ये जमी हुई थी और साइंसदान के मुताबिक ये 24,000 सालों से जमी हुई थी।
लेकिन जैसे ही इसे नमी मिली तो अल्लाह के हुक्म से ये चीज जिंदा हो गई। यानी ये चीज कई सालों तक सूख जाती है और जब इसे नमी मिलती है तो अल्लाह के हुक्म से दोबारा से जिंदा हो जाती है। साइंसदान के मुताबिक इस जानदार पर रेडिएशन का असर नहीं होता और तो और ये मखलूक हवा में भी जिंदा रह सकती है। साइंसदान के मुताबिक इसमें एक खासियत ये भी है कि अगर इनके जिस्म का डीएनए टूट भी जाए तो ये खुद ब खुद उसे दोबारा से जोड़ लेते हैं। अल्लाह के हुक्म से ये जानदार सख्त तरीन माहौल में भी जिंदा रह सकता है। ये तब खत्म होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। साइंसदान इनको अनकिलेबल क्रिएचर्स कहते हैं। उनके मुताबिक जब ये चीज किसी एक्सट्रीम कंडीशन का सामना करती है तो ये क्रिप्टोबायोसिस में चली जाती है। क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रोटीफर्स जैसे जानदार अपना पूरा सिस्टम आर्जी तौर पर बंद कर देते हैं, जिसमें वो ना सांस लेते हैं, ना हरकत करते हैं, ना खाना खाते हैं। वो बिल्कुल गैर फाल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनको पानी या गर्मी या रोशनी मिलती है तो वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। ये चीज रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है, जैसे यीस्ट जिसे हम बेकिंग में यूज करते हैं। यीस्ट के सेल्स के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर आप इसे फ्रिज या फ्रीजर में रखते हैं तो वो क्रिप्टोबायोसिस जैसी हालत में चली जाती है। वो जिंदा तो होती है लेकिन एक्टिव नहीं होती, और जब उसे फ्रिज से निकाल कर गर्म जगह रखा जाए तो वो फिर से काम करना शुरू कर देती है। जब रोटीफर्स क्रिप्टोबायोसिस में होती है तो वो कुछ खास प्रोटीन्स बनाती है जिनको चैप्टर 1 प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स एक तरह के बॉडीगार्ड होते हैं। इनका काम होता है कि जब कोई सेल स्ट्रेस में हो, यानी गर्मी में, ठंड में, जहरीली गैसेस में, पानी की कमी में, या उस सेल पर बुढ़ापे का असर हो, तो ये प्रोटीन सेल के अंदर वाले प्रोटीन्स को टूटने नहीं देते। अगर बात करें इंसानी सेल की तो हमारे सेल के अंदर भी प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जरूरी काम करते हैं। लेकिन जब हमारा सेल स्ट्रेस में होता है, जैसे गर्मी में, ठंड में, जहरीली हवा में, पानी की कमी या बुढ़ापे में, तो वो प्रोटीन्स अपनी असली हालत खो देते हैं। अगर इन प्रोटीन्स की शेप बिगड़ जाए तो प्रोटीन या तो काम का नहीं रहता या फिर यही प्रोटीन सेल को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, जिनमें ये बीमारी जो प्रोटीन के बिगड़ने की वजह से होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं रोटीफर्स की तो इनके अंदर ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सेल को हार्श कंडीशन में भी बचा सकते हैं, उसे खराब होने नहीं देते, जिसकी वजह से ये किसी भी सख्त हालत में जिंदा रह पाते हैं। साइंसदान का कहना है कि इनको प्रोटीन को इंसानों के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां और बुढ़ापे से बचा जा सकता है। लेकिन सच ये है कि हर चीज को फना होना है। कोई भी चीज मौत से नहीं बच सकती, उसे एक न एक दिन मरना जरूर है और इंसान पर बुढ़ापा जरूर आता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निजाम है। जिस मखलूक को सबेलिया की बर्फ से दरियाफ्त किया गया है वो 24,000 साल पुरानी है। पहले लगता था कि ये सिर्फ 10 साल तक ही जिंदा रह सकती है, लेकिन उस मखलूक की बर्फ में दरियाफ्त के पास से पता चला कि ये मखलूक आइस एज के दौर से जिंदा है, जब दुनिया में मैमोथ जैसे जानदार हुआ करते थे। जब इस चीज को बर्फ से बाहर निकाला गया तो ये ना सिर्फ जिंदा हुई बल्कि ये बच्चे भी पैदा करने लगे, जिसके बारे में मैंने ऊपर वीडियो में बात की थी, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जिंदा चीज बिना मेल के बच्चे पैदा कर लेती है, जिसकी एक एग्जांपल एग्स है। ये अंडे बिना मेल के बेबी बनने लगते हैं। इसके अलावा कुछ कीड़े, रेप्टाइल्स जैसे केचुए, छिपकलियां और कुछ परिंदे भी स्पेशल कंडीशन में बच्चे पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर हनी बीस यानी शहद की मक्खियां। इनमें मेल मक्खियां बिना मेल के ऐसे अंडों से पैदा होती हैं जिनमें किसी पाप का हिस्सा नहीं होता। ऐसे पैदा होने वाले जानदारों के लिए एक मसला है। पार्थेनोजेनेसिस तरीके से पैदा होने वाला हर बच्चा लगभग अपनी माँ जैसा होता है, लेकिन जीन्स में कोई फर्क नहीं होता। यानी अगर सारी जनरेशन एक जैसी जीन्स रखती है तो किसी एक को भी कोई बीमारी लग जाए या मौसम हार्ड हो जाए तो इसका असर सब पर हो सकता है, जिससे पूरी नस्ल खत्म हो सकती है। लेकिन रोटीफर्स ने सबको गलत साबित कर दिया। साइंसदान के मुताबिक ये मखलूक 450 से शायद मुख्तलिफ किस्म में बदल चुकी है, वो भी लाखों सालों में। और ये चीज साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये मखलूक दूसरी मखलूक से भी फायदा उठाती है। ये मखलूक फंगस,
बैक्टीरिया और पौधों से भी जीन्स को चुरा लेती है। इस प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल जीन्स ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ ज्यादातर जानदार सिर्फ अपने माँ बाप का डीएनए लेकर चलते हैं, लेकिन रोटीफर्स दूसरों के जीन्स अपने डीएनए में जोड़ लेती हैं, जैसे किसी और की किताब से कोई नया फार्मूला निकाल लेना। ये ऐसे जीन्स चुनती हैं जो इसे मुश्किल वक्त में मदद दें, जैसे ज्यादा गर्मी, रेडिएशंस या जहर से बचने वाले जीन्स। कुछ साइंसदानों ने ये तक बताया है कि रोटीफर्स के डीएनए का 10% हिस्सा दूसरी मखलूक से आया हुआ होता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने दूसरी लैब का सीक्रेट फॉर्मूला चुरा कर अपना बना लिया हो। जब बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उनका डीएनए हवा में बिखर जाता है और रोटीफर्स उन टुकड़ों को उठाकर अपने डीएनए में जोड़ लेती हैं और अपने आप को अपग्रेड करती रहती हैं। अजीब बात यह है कि नॉर्मल हालत में इनकी जिंदगी का दौर सिर्फ 2 हफ्ते होता है, लेकिन सही हालत में जाएं तो ये हजारों सालों तक जिंदा रह सकती हैं। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। इस मिट्टी में एक और मखलूक मिली जिसका नाम राउंड वॉर्म है, यानी नेमाटोड्स, जो पहले ही साबित कर चुकी है कि वो भी बर्फ में हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है। साइंसदानों ने साबित किया है कि पुरानी बर्फ में जमे हुए बीज भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ में से साइंसदानों ने ऐसे पौधे दोबारा उगाए हैं जो शायद 1000 सालों तक बर्फ में जमे हुए थे। जरा सोचिए, इतने सालों तक जमे रहकर भी जिंदा हो जाना बहुत हैरानकुन बात है। अल्लाह ने ऐसी चीजें बनाई हैं जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।